जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। और आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सीरीज है मई महीने का। उसके आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि करंट अफेयर्स का हम मई का 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये छठा क्लास है और छठा क्लास में आइए हम एक पहला सवाल पर बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। और दोस्त आपको बता दें कि 2023 के G7 समिट का आयोजन आपको बता दें कि अभी हो चुका है। 19 से 21 मई के बीच में जापान के टोक्यो में होने वाला था और जापान ही इस G7 समिट का मेजबानी कर रहा है। और आपको बता दें कि ये जो संस्करण था ये 49वां संस्करण था। इससे पहले 48वां जो था जापान ने किया था। और दोस्त आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भारत समेत 8 कंट्री को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था जापान ने। और दोस्त आपको बता दें कि भारत के अलावा जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा जी, और दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम एंड इंडोनेशिया, कोमोरोस और कुकू द्वीप समूह को ये टोटल लोगों को आमंत्रित किया गया था जापान के टोक्यो में। और दोस्त आपको बता दें कि जापान से अगर आपको याद करना है तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर सकते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त दुनिया कभी भूलती नहीं है। और क्या नहीं भूलती है, तो 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त को भी परमाणु बम गिराया था जब जापान ने सरेंडर नहीं किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो 6 अगस्त लिटिल बॉय के नाम से उस परमाणु बम को गिराया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पर। और वहीं 9 अगस्त को बता दें तो नागासाकी फैटमैन के नाम से उस परमाणु बम को गिराया गया था जापान के शहर पर, जो जापान पूरी तरह तबाह हो सके। जापान की राजधानी टोक्यो, और ये टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान में 4 प्रमुख द्वीप है जैसे होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन को भी चलाया जा रहा है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। ये चीज़ याद रख सकते हैं जापान से। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए, मादक पदार्थ जो भी हम तिरंगा खाते हैं, पान खाते हैं, चरस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मादक पदार्थ है ये सब। तो मादक पदार्थ को तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये याद रखिएगा दोस्त। कभी भी आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है, तो मादक पदार्थ को तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने शुरू किया है। तो दोस्त आपको बता दें कि ये 2 टीम इसमें भाग ले रही है। एक है एनसीबी आप समझ चुके होंगे, और एक है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। एनसीबी जो कंट्रोल ब्यूरो है ना, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सॉरी, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्लस इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, ये दोनों मिलकर केरल के तट पर लगभग 2500 केजी मेथाम्फेटामाइन एक जो मादक पदार्थ है इसको जब्त किया है 13 मई को। एनसीबी प्लस नेवी की ऑपरेशन थी। और आपको बता दें कि 1500 करोड़ की 2700 केजी नशीला पदार्थ को भी जब्त किया है। देखिए कोची तट पर 2022 में किया था इसको। इस ऑपरेशन समुद्रगुप्त को ये पहली सफलता मिली थी जब इसने चालू किया था। उस टाइम कोची के तट पर ही 1500 करोड़ रुपया का ये जब्त किया गया था। अभी हाल ही में खबर आई है कि केरल के तट पर भी 2500 केजी मादक पदार्थ को जब्त किया गया। और दोस्त आपको बता दें कि ये जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है इसको फरवरी 2022 में ही पहली कामयाबी मिल गई थी। एनसीबी की अगर बात करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, तो इसकी स्थापना 1981 में हेडक्वार्टर दिल्ली। और इसका जो प्रधान है सत्यनारायण प्रधान, इसका चेयरमैन मान सकते हैं, अध्यक्ष मान सकते हैं, निदेशक मान सकते हैं। और नेवी की अगर बात करें दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इनके जो प्रमुख है आर हरि कुमार जी हैं, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। और तीसरा सवाल दोस्त बात कर ले कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन किससे नियुक्त किया गया है। तो ये आप दोस्त बता दें कि ये नियुक्त किससे किया था, रवनीत कौर, इसे आप याद रख सकते हैं, रवनीत कौर को इसे भारतीय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का पहली चेयरपर्सन रवनीत कौर को ही नियुक्त किया गया है। ये अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता की रिटायरमेंट होने के बाद ही इनको नियुक्त किया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी गठन 2003 में हुआ था। और ये ऑनलाइन में आप याद रख सकते हैं सीधी। और चौथा सवाल दोस्त बात करते हैं, बड़ी VVI क्वेश्चन है। चोरी या खोए हुए मोबाइल को मान लीजिए कोई खो गया
चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह है संचार साथी। आपका मोबाइल अगर मान लीजिए खो गया या कहीं गुम हो गया, कहीं किसी ने चुरा लिया, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। एक ऐप है संचार साथी के नाम से। इस संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केवल सिम कार्ड ब्लॉक करना समाधान नहीं समझा, फोन को भी इस ऐप से ब्लॉक करा सकते हैं। केवल उस पर आप सूचना डाल दीजिए, पोर्टल पर जानकारी देना है, फ़ोन ब्लॉक होगा आपका और वो किसी काम का नहीं रहेगा। ट्रैक भी हो सकता है अगर आपने पूरी जानकारी उस पोर्टल में डाल देंगे तो, ये याद रख सकते हैं। और पांचवा दोस्त सवाल है कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को, मरने की चाहत को वैध घोषित किया है? यह है पुर्तगाल ने क्या किया है दोस्त कि अगर आप मरना चाहेंगे तो आप मर सकते हैं। वहाँ के संसद ने कानून बना दिया है, 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति इस इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कंडीशन भी है, इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगा सकते हैं कि हमको मार दिया जाए, हम मरने के लिए तैयार हैं। तो पुर्तगाल की जो संसद है उसमें कानून बना दिया गया 18 वर्ष से ऊपर। उसमें लिखा गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्यों मरेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी इलाज है नहीं, कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जो एकदम बेड पर ही रह सकता है पूरी लाइफ, तो ऐसे किसी कंडीशन में इससे अच्छा वो इच्छा मृत्यु को ही अच्छा समझते हैं और वो अपना इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगा सकती हैं सरकार से। और ऐसा मशीन है जो मशीन में डालो और चटपट निकल लो। तो ये है इच्छा मृत्यु को वैध बताने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो ये है पुर्तगाल के अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं जो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आप याद रखिए। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन बन चुका है? तो ये है तमिलनाडु में कम से कम 55 जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद है यूपी 48, कर्नाटक को भी 48। इससे पहले हम आप क्लास में पढ़ाए थे कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग केरल ने बनाया, लेकिन ये करेंट अफेयर्स है, कभी भी पासा को पलट सकता है, कभी भी आगे को पीछे और पीछे को आगे हो सकता है। तो अभी हाल ही में चर्चा है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य तमिलनाडु बन चुका है, उससे सेकंड नंबर पर यूपी, सेकंड नंबर पर कर्नाटक भी रहा है। और जीआई टैग क्या है? तो दोस्त आपको बता दें कि किसी स्थान, किसी विशेष खास स्थान, वहाँ की जो वस्तु है, कुछ भी बनावट हो, कुछ भी वहाँ के जो विशेष चीज़ है उनको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ जीआई टैग दिए जाते हैं, कुछ टैग दिए जाते हैं। टैग 10 साल के लिए होते हैं। और पहला अगर जीआई टैग की बात करें तो 2004 में मिला था दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग अगर दिया गया तो 2004 में दिया गया। और तमिलनाडु से अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत की पहला राज्य है जो तमिलनाडु है। अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व भारत के 5वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। और कुछ याद रख सकते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु का जो लोकसभा सीट है 39 है, वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो 18 है, विधानसभा 234 है। और नेक्स्ट सवाल दोस्त बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के जल्लीकट्टू खेल की कानूनी वैधता को बरकरार रखा है? तो ये भी है तमिलनाडु में क्या है कि जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है, सांड से लड़ाई की जाती है, सांडों को उकसाया जाता है और सांड आपके मारने के लिए दौड़ता है, आप उससे बचते हैं, उससे लड़ते हैं। और यही है जल्लीकट्टू जो जानवरों के साथ खेलने वाला एक खेल है। तमिलनाडु में बहुत सारा बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। ये है तमिलनाडु से आप समझ चुके हो। तो तमिलनाडु की अगर स्थिति की बात करें दोस्त तो ये है आपका दक्षिण भारत का जो स्थिति है। और ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु आपको यहीं पर मिलेंगे। तमिलनाडु तो आप समझ चुके होंगे। और ये जल्लीकट्टू जो है ये मकर संक्रांति जनवरी महीने में ही इसको खेला जाता है। नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु ने ही चलाया है, ये याद रखिए। और नेक्स्ट सवाल कि हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली नई छिपकली की प्रजाति मिली है? तो ये है मिजोरम में क्या हुआ कि अभी वहाँ के जो IFS वन अधिकारी हैं प्रवीण कसावन जी, वहाँ पर एक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है जिनका नाम है फ्लाइंग गेको। फ्लाइंग गेको क्या है? तो एक उड़ने वाली छिपकली होती है, फ्लाइंग गेको नाम है, ये याद रखिए। वहाँ की जो राजधानी है आइजोल है, CM जो मथंगा है, CM
जो मथंगा है। और राज्यपाल की बात करें तो कम मकरी हैं राज्यपाल वहाँ का। मिजोरम आपको नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम, और मिजोरम की जो लोकसभा सीट है एक है, राज्यसभा भी एक ही है, और विधानसभा बात करें तो 40 है, वहाँ का जो सीट है 40 है। नेक्स्ट सवाल बात कर लेते हैं, कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए। अभी हाल ही में कर्नाटक के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया जी हैं, कांग्रेस के पार्टी से आते हैं। कांग्रेस की वहाँ की जो बहुमत प्राप्त की है 34 साल बाद इतना उसको बहुमत मिला है 135 सीट के करीब। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो कर्नाटक के हुबली में है, 1507 मीटर के करीब है। और आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलोर में ही, और कर्नाटक से याद रख सकते हैं अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने चुनाव को जीत चुका है और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी को बनाया है। और नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के नए चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिससे IAS IPS लोग बनते हैं, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं तो ये मनोज सोनी को बनाया गया है। यूपीएससी क्या है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष चेयरमैन मनोज सोनी को बनाया गया। 16 मई को इनकी नियुक्ति हो चुकी है। स्थापना की दोस्त बात करें तो 10 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली। अगर पूछ दिया जाए कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन है तो रॉस वार्कर पहले अध्यक्ष, लेकिन स्थापना 1926 में हुआ था। तो सवाल एक और बन सकता है कि यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है तो HK कृपलानी है। इनकी जो नियुक्ति है, जो चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी कार्यकाल की अगर बात करें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी कार्यकाल की अगर बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से एक कोई अगर पूरा हुआ तो आपको झोला लेके निकल पड़ना पड़ेगा, आपको अध्यक्षता छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिए। अगर भारतीय संविधान में बात करें कि भारतीय संविधान में यूपीएससी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में 315 टू 323 के बीच में इस आर्टिकल में यूपीएससी के पूरे बातों को लिख दिया गया है और उसी के हिसाब से चल रहा है। अगर पूरे सदस्य की बात करें तो एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतना ही होंगे। तो यूपीएससी से इतना चीज़ याद रखते हैं। अभी हाल ही में 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें लड़कियों का दबदबा रहा है। और दोस्त आपको पता है कि 5 लाख सुनने में आ रहा है कि 5,72,000 समथिंग लोग एग्जाम में एग्ज़ाम दिए थे, जिनमें रिजल्ट जो यूपीएससी का रिजल्ट हुआ है 1% से भी कम हुआ है। यूपीएससी पे जो रिजल्ट हुआ है 0.16% हुआ है। और सोच सकते हैं आप कि कितना आप 5,72,000 समथिंग लोग एग्जाम दिए थे और इसमें 900 कुछ पास किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5,71,000 लोग फेल हो चुके हैं। तो फेल को भी सोचना चाहिए और सफलताओं पर ही बात होनी चाहिए, केवल सफलताओं पर ही बात क्यों, इनको भी आगे आना है। तो ये सोचने वाली बात है कि सफलताओं पर तो बात होती है लेकिन असफलताओं पर बात नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सोचने की विचार है कि 0.16% ही रिजल्ट हो रहा है इस यूपीएससी में। आग के दरिया है, तैर कर जाना है, ये आग का दरिया है, आग का गोला है यूपीएससी, और इसी को पार करके जाना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।